हमने भारत की जो होता है, पहले हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, देखेंगे महाद्वीप के बारे में पढ़ा। हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा, एशिया महाद्वीप पढ़ा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़े। ठीक है, हमने महाद्वीपों की चर्चा किया। आज हम भारत की अवस्थिति और उसकी संरचना की बात करते हैं। और 27 अप्रैल हमने आपको बता दिया कि टारगेट रख के चला जा रहा है। 27 अप्रैल के पहले सारे सब्जेक्ट जो होता है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको खुद ही पेपर देते हैं तो आपको इसमें लग रहा होगा कि यूपीएससी और पीसीएस, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरह से पेपर 2024 में हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बस हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और यूपीएससी में आपको पढ़ना ही है, अच्छे से तो पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको यूपी पीसीएस में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी में थोड़ा कम पूछा जाता है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इसमें जो होता है आरओ का पेपर में भी देखे होंगे, 11 फरवरी 2024 को जब पेपर आरओ का हुआ था, तो उस समय भी आप देखे होंगे कि यूपीएससी की तरह जो होता उसने भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश किए थे, आरओ का भी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत की अवस्थिति, हम भारत के अवलोकन के बारे में बात करेंगे। भूमि के बारे में अगर हम बात करते हैं, भूमि के क्षेत्र और तटरेखा की, तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% पर बसता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, विश्व के 2.4% पर बसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि दिखता है यहाँ पर। और इसकी मुख्य भूमि की जो होती है लंबाई, अगर हम बात करते हैं तो मुख्य भूमि की लंबाई जो होता है 6100 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर की दिखाई देगी आपकी। तो 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की इसकी लंबाई है। हालांकि द्वीप समूह जो होता है इसमें शामिल किया जाए तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा जो होता है, अगर तटरेखा की बात करें, अगर इसको शामिल करके, ठीक है, तटरेखा की बात करें तो 7517 किलोमीटर है। अर्थात हिंद महासागर की जो होता है तटीय देशों में सबसे लंबी तटरेखा जो होता है लगती है भारत की। अगर हिंद महासागर की हम बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा में जो होता है हिंद महासागर लगती है भारत की जो होता है सीमाएं। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। और जो था भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें तो जल सीमा जो होता है 12 समुद्री मील जो होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया, 22.2 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, 12 समुद्री मील का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर की विस्तृत क्षेत्र पर है। भौगोलिक अगर विस्तार की हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री जो होता है 6 मिनट नॉर्थ लद्दाख तक जो होता है लगभग 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, कन्याकुमारी से लद्दाख तक 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगर देशांतरी विस्तार, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांश रेखाएँ। ठीक है, ये जो होती हैं ये अक्षांश रेखाएँ होती हैं और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो होता है गुजरात से लेकर के जो होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो होता है अरुणाचल प्रदेश तक जो होता है 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, देशांतरी विस्तार दिखाई देगा 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आपके यूपीएससी देख रहे हैं 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब 2015 की बात अलग थी, अब 2024 की बात अलग है। अब डेली करंट बेस्ड जो होता क्वेश्चन होंगे, करंट जो होता आपको रिटर्न की तरह पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य भौगोलिक क्षेत्र बिंदु की बात करें, सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है कन्याकुमारी, ये आप जानते हैं। उत्तरी बिंदु जो होता है इंदिराकोल है, काराकोरम रेंज पर स्थित है। कहाँ पर? काराकोरम रेंज पर स्थित दिखाई देगी। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, दक्षिण बिंदु में तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, बड़ा निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर? बड़ा निकोबार के पास, नोट कर लीजिएगा, बड़ा निकोबार के पास जो होता है। ठीक है, भारत के दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो होता है 2004 में सुनामी के दौरान डूब गया था। इंदिरा पॉइंट जो होता है 2004 में जब सुनामी आई थी तो डूब गया था। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बड़ा निकोबार हमने बताया ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये बिंदु इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जो होता है 6 डिग्री चैनल्स को अलग करता है। इंडोनेशिया को जो होता है सुमात्रा द्वीप जो होता इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जो होता है 6 डिग्री चैनल द्वारा जो होता है अलग करता है। कौन सा? ये जो होता है इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार। ठीक है, देख लीजिए।
आपको यहाँ पर इंदिरा कोल है, यहाँ पर जो होता गुहार मोता है, ठीक है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है किबुथु, ठीक है। और यहाँ देखेंगे इंदिरा पॉइंट जो होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर के कन्याकुमारी तक, समझ गए। आप देखेंगे इसमें पड़ोसी देशों की चर्चा हम करेंगे। पहले पड़ोसी देशों की चर्चा हम कर लेंगे। स्थलीय सीमा में लगे पड़ोसी देश कौन है? उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान दिखाई देगा, मैप में भी दिखा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान दिखाएंगे। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, बाखान कॉरिडोर के माध्यम से, ठीक है, के साथ इसकी भूमि सीमा साझा करती है। भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन सीमा है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, चीन नेपाल और भूटान है। पूर्व में इसके म्यांमार और बांग्लादेश के सीमा साझा करता है। पूर्व में क्या होता है? बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं भारत जो होता बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भूमि सीमा साझा करता है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान के साथ करता है। उसके बाद किसके साथ? चीन और पाकिस्तान के साथ करता है। द्वीपीय देश की बात करें, द्वीपीय पड़ोसी देश की बात करें हम लोग, द्वीपीय पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के माध्यम से सीमा साझा करता है। श्रीलंका जो होता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के माध्यम से इसकी सीमा हम साझा करता है। मालदीव की बात करें तो 8 डिग्री चैनल द्वारा जो होता है लक्षद्वीप समूह से सीमा साझा करता है। 8 डिग्री चैनल जो होता है लक्षद्वीप जो होता है चैनल द्वारा लक्षद्वीप समूह से जो होता है इसकी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव की बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो होता है महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री जो होता है 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, ये 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। नोट करेंगे कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कोटेशन लिखना चाहे तो मित्र पर गमछा झारे लिख सकते हैं, ठीक है। एक कोटेशन होता है मित्र पर गमछा झारे, गमछा झारे, ठीक है, लिख लेंगे। गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होता, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम जो होता है उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है क्रम, और जो होता है सॉरी उत्तर से दक्षिण नहीं पूछेगा, बल्कि जो होता है पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम के क्रम में पूछता है, और कुछ जो होता है पश्चिम से पूर्व की क्रम पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम जो होता है इसकी थोड़ा से रखना पड़ता है, क्रम जो होता है याद रखना पड़ता है, तब जो होता है। नहीं तो क्रम अगर भूलेंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले पूर्व से हम लोग क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि पूर्व की पश्चिम की तरफ क्रम बताया गया, ठीक है। कर्क रेखा का अधिकतम मार्ग जो था मध्य प्रदेश से होकर और न्यूनतम मार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। नोट कर लेंगे, कर्क रेखा का जो अधिकतम मार्ग होगा वो मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम मार्ग जो होता है किससे? राजस्थान से होकर गुजरता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदियाँ हैं वो कर्क रेखा को जो होता है 2 बार काटती हैं, ठीक है। कर्क रेखा के निकटवर्ती राजधानी शहरों में दक्षिण में जो होता है रांची है। नोट करेंगे, कर्क रेखा जो बसा हुआ राजधानी कौन है? रांची। रांची जो होता है झारखंड, महेंद्र सिंह धोनी वाला, ठीक है। उत्तर में जो होता है जयपुर है, राजस्थान है, ठीक है। अगरतला में त्रिपुरा, त्रिपुरा में अगरतला है, और मिजोरम में आइजोल है, मिजोरम में आइजोल है, ठीक है। नोट कर लेंगे, देख लेंगे। सभी राजधानियों की बात करेंगे, राजधानियाँ या शहर जो बसे हुए हैं वहाँ हम बात करेंगे। तो दक्षिण में जो होता है झारखंड है। उत्तर की तरफ अगर जाएंगे, उत्तर में जयपुर पड़ता है राजस्थान में, फिर अगरतला है त्रिपुरा, फिर आइजोल है मिजोरम में शामिल है, ठीक है। कर्क रेखा के निकटवर्ती शहरों में बसे हुए ये शहर दिखाई देते हैं। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे देखें, भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी तक, ठीक है। भारत की जो होता मानक मध्याह्न रेखा जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी तक। 82.5 पूर्वी देशांतर जो होता रेखा भारतीय मानक समय का परिभाषित करती है। इससे पूरे देश में एक समान समय जो होता है सुनिश्चित होता है। पूरे देश में एक समान जो होता है समय सुनिश्चित होता है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो होता है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कहाँ पर? मिर्ज़ापुर से। नोट करेंगे, मिर्ज़ापुर में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती, जिसमें
रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ इसकी मध्य रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी शहर है। नोट करेंगे, ठीक है। मानक रेखा भारतीय मानक रेखा जो होता है मध्य रेखा के सबसे नज़दीक जो होता है शहर कौन है, तो बता दें रायपुर का छत्तीसगढ़ शहर। नोट करेंगे, रायपुर का छत्तीसगढ़ शहर जो होता है सबसे नज़दीक राजधानी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, जलवायु क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी नोट करते रहेंगे, आप सभी नोट करते रहेंगे, ठीक है। जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के दो प्रमुख जलवायु में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो होती है भारत के दो जलवायु के क्षेत्रों में विभाजित करती है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र में आमतौर पर तक गर्म जलवायु पाई जाती है। नोट करेंगे, कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित शहर है वहाँ पर जो होता है गर्म जलवायु पाई जाती है, ठीक है। गर्म जलवायु पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जो होता है उपोष्णकटिबंधीय रेखा के उत्तरी भाग में जो होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उत्तरी भाग क्षेत्र में जो होता है अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में मौसम में अधिक विविधता और तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। मौसम में विविधता और तापमान में अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। नोट करेंगे, परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखेंगे इसकी संरचना और जो होता भूवैज्ञानिक विभाजन की बात करते हैं। भारतीय प्लेट जो कभी भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होती थी, वो एक बड़े भूखंड के हिस्सा थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट शामिल भी थी, ठीक है। समय के साथ भूगर्भिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्तर की ओर खिसक गई। किधर? उत्तर की ओर जो था खिसक गई। इस प्रक्रिया से भारतीय भूभाग में निम्नलिखित भूवैज्ञानिक विभाजन या परिवर्तन हुए थे। कौन सा परिवर्तन हुए थे, थोड़ा सा देख लेंगे। भूवैज्ञानिक विभाजन क्या? हिमालय की पहले बात करेंगे, ठीक है। हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, आप जानते हैं। इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा में। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट की जो होता है प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेटों को आपस में टकराने के जो होता है कारण जो होता है क्या हुआ था, परिणाम स्वरूप हुआ था। हिमालय में 3 समांतर श्रेणियाँ शामिल होती हैं। वाय हिमालय जिसे हम शिवालिक कहते हैं, वाय हिमालय जिसकी विशेषता है निचली पहाड़ी और घाटियाँ। जिसकी विशेषता क्या? निचली पहाड़ियाँ और घाटियाँ जो होती क्या कहलाती? वाय हिमालय का निर्माण होता है। दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर लघु हिमालय, जिसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। लघु हिमालय तलछटी और रूपांतरित चट्टानों से बना है। किससे बना है? हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय तलछटी और रूपांतरित चट्टानों से बना है तथा इसमें शिमला और मसूरी जैसे हिल स्टेशन हैं। क्या है? शिमला और मसूरी जैसे जो होता है हिल स्टेशन पाए जाते हैं, ठीक है। एक बृहद हिमालय, तीसरा है बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री, ठीक है, बर्फ से बना हुआ है। जिसमें सबसे उच्च श्रेणी है, इसमें माउंट एवरेस्ट ऊंचे शिखर शामिल है। किसमें? बृहद हिमालय में कौन? माउंट एवरेस्ट ऊंचे शिखर है। ये ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन चट्टानों से बना है। इसमें दून कहने वाली गहरी घाटियाँ पाई जाती है। इसमें दून जो होता है कहलाने वाली गहरी घाटियाँ पाई जाती है। नोट करेंगे, बृहद हिमालय में दून, नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। हिमालय सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, सिंधु नदी निकलती है। ये हिमालय के जो होता है प्रमुख नदियों के स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग थोड़ा से पढ़ते हैं सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की कैसे निर्माण होता है। सिंधु और गंगा जो होता गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो होता है कैसे निर्माण होगा, चलेंगे। मूल रूप से ये क्षेत्र होता भू सन्नति धसाव, क्या? जियो सिंक्लाइनल डिस्प्रेशन अर्थात भू सन्नति धसाव की था, ठीक है। धरती धसी थी। कालांतर में ये मैदान धीरे धीरे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को जड़ों निक्षापों से भर गए थे, ठीक है। पृथ्वी पहले क्या हुई थी? ऐसे जैसे ये पृथ्वी है, पहले ये थोड़ी सी धसी थी। इसमें जो होता नदियों के द्वारा जो होता, ठीक है, नदियों के द्वारा अवसादों को लाया गया, फिर से भर दिया गया, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया? भर दिया गया। जो ये भारत का सबसे नवीन भौगोलिक स्वरूप होगा, जो भारत का सबसे नवीन भौगोलिक स्वरूप था गंगा ब्रह्मपुत्र। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय उत्तरी सीमा देखेंगे। ये खंड कच्छ से आरंभ होकर, कच्छ कहाँ पड़ता? गुजरात, ठीक, गुजरात में आरंभ होकर अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में दिल्ली तक फैला हुआ है प्रायद्वीपीय खंड। यमुना व गंगा के समांतर राजमहल पहाड़ियों और गंगा डेल्टा से विस्तारित है। नोट करेंगे, यमुना गंगा के समांतर राजमहल के
पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जो होता है इसका विस्तृत है। इसमें जो होता है कार्बी आंगलोंग मेघालय राजस्थान का विस्तार भी शामिल है। नोट करें, कार्बी आंगलोंग मेघालय और राजस्थान का विस्तार। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है, क्या है? प्रायद्वीपीय खंड का मुख्य रूप से प्राचीन नीस या ग्रेनाइट से बना हुआ है, पहली विशेषता। यह कैम्ब्रियन काल में स्थिर बना हुआ, कैम्ब्रियन काल से स्थिर बना हुआ, हालांकि टेक्टोनिक गतिविधियों से प्रभावित रहा है। ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधियों से हिमालय का निर्माण हो गया, टेक्टोनिक गतिविधियों से यह प्रभावित रहा है। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना भौगोलिक स्वरूप है। ठीक है, नोट कर लेंगे। भूवैज्ञानिक विशेषताओं ऊर्ध्वाधर गतियों के माध्यम से ब्लॉक भ्रंश, नोट करेंगे, ब्लॉक भ्रंश जैसी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं में ऊर्ध्वाधर गतियों के माध्यम से कौन सा? ब्लॉक भ्रंश अर्थात स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी जैसी रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत और कुछ अन्य ब्लॉक पर्वत है जैसे अरावली, नल्लामलाई, जावड़ी, बेलीकुंडा, पालकुंडा, महेंद्रगिरी, ये सभी जो होता है ब्लॉक भ्रंश के पर्वत का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्लॉक भ्रंश पर्वत के द्वारा निर्माण है। नोट कर लीजिएगा, ये पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, कुछ है ये सभी कैसे हैं? ब्लॉक भ्रंश। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, भारत की भू आकृतिक संरचना, हेडिंग डालेंगे भारत की। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के बारे में देखेंगे। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला भारत की भू आकृतियों की संरचना भूवैज्ञानिक संरचना का परिणाम है, जो सतत प्रक्रियाओं और विकासात्मक चरण के साथ साथ भारत की विविध भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन व्यापक विधियों के आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इस पे जो होता है भौगोलिक प्रभागों में जो होता है इसका विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तरी पूर्वी अर्थात पूर्वोत्तर पर्वतमाला, फिर उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर मरुस्थल, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। ठीक है, कौन कौन है? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय माला है, ठीक, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा मैप में। यहाँ पर जो होता है उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय, पूर्वी विस्तार, पहाड़ियाँ हैं, नवीन बलुत पर्वत जो होता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में जो होता है विविध श्रृंखला पाई गई हैं। थोड़ा सा श्रृंखला पे ध्यान देखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन है? पमीर ग्रंथियाँ, फिर इधर हिंदू कुश है, इधर कुनकुन श्रेणियाँ, काराकोरम श्रेणियाँ हैं, फिर लद्दाख श्रेणियाँ हैं, फिर जास्कर श्रेणियाँ हैं, फिर कैलाश श्रेणियाँ हैं। देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सुलेमान श्रेणियाँ जो होती हैं यहाँ पर सिंधु नदी का आगमन देख रहे हैं। यहाँ से सिंधु नदी आगे चल के 5 धाराओं में बढ़ जा रही है। देख रहे हैं यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, सिंधु नदी, झेलम, रावी, सतलज। देख रहे हैं सिंधु, अगर नदियों का क्रम पूछता है देख लीजिए, सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, रावी, सतलज। क्रम कुछ भी पूछ सकता है, क्रम की तो कोई बातें नहीं, क्या क्या क्रम पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम पूछ देगा। ठीक है, चंबल नदी, यमुना नदी, ठीक है, गंगा नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गारो खासी जयंतिया है, उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी बसती हुई। ठीक है, यहाँ देखेंगे तिब्बत वाला क्षेत्र जो दिखता है ये आपका सांगपो नदी यहाँ से बहती है। कौन सा? सांगपो नदी जो होता बहती है। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पर है, बिंद श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे महल पहाड़ियाँ हैं दिखाई देंगी आपकी। ठीक है, दक्कन का पठार स्थित दिखाई देगा। किसका? दक्कन का पठार दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उत्तरी सरकाट तट है, यहाँ पर महानदी है, महेंद्रगिरी पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है, ये बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी, कावेरी नदियाँ हैं। सबके बारे में पढ़ाएंगे अभी सबके बारे में मैप में देख लीजिए, सभी के बारे में हम अभी पढ़ाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ यहाँ पर देखिए, नोट कर लेंगे। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो था, अनाई मुड़ी, काराकोडम पहाड़ियों पर, काडागम पहाड़ियों पर देख लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार है, इधर कोरोमंडल तट है। ठीक है, कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार का तट है, नोट करेंगे, उत्तरी सरकार तट है। यह कोंकण तट है। ठीक है, इधर कोंकण है, उत्तरी सरकार तट है, नोट कर लेंगे किस किस राज्य में कहाँ कहाँ फैले। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पहले क्या इसकी विशेषताएं हिमालय के देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से क्वेश्चन जो होता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय के उत्तर से दक्षिण का विभाजन सबसे पहले देख लेते हैं, नोट करेंगे। उत्तर से दक्षिण देखेंगे, पहले बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, इसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय अर्थात वाय हिमालय, 3 हिमालय। तो पहले उत्तर से क्रम देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, संगठन, विशेषता, प्रमुख चोटियाँ कौन है, दर्रे कौन है हिमालय पर, अन्य विशेषताएँ क्या हैं इस पर। चलें, चलेंगे देखिएगा बृहद हिमालय की। तो इसमें देखेंगे पहले हम संगठन की बात करते हैं। बृहद हिमालय के संगठन या हिमाद्री कहा जाता है, बृहद हिमालय या हिमाद्री। यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। क्रिस्टलीय ग्रेनाइट और नीस रूपांतरित अवसादों से ढका हुआ है। जो बृहद हिमालय है क्रिस्टलीय ग्रेनाइट है और नीस रूपांतरित अवसादों से जो होता है ढका हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषता सबसे ऊंची सबसे सतत सीमा है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, खाड़ी 2-4 ढलानों के साथ जो होता है असमित सतह के साथ साथ इसकी उत्तर आकृति जो होता है नंगा पर्वत और नमचा बरवा तक जो होता है विस्तारित है। ठीक है, इसकी जो होता है उत्तल आकृति जो होता है गंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक जो होता है ये विस्तारित है बृहद हिमालय। इसमें चोटियाँ कौन भी है बृहद हिमालय में? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लौसे है, मकालू है, धौलागिरी है, नंदा है, देवी त्रिशूल है। ये सभी जो होते हैं बृहद हिमालय में बसे हुए। ठीक है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इसमें दर्रे कौन कौन से? जम्मू कश्मीर में जो होता है जोजिला है, बुर्जिल दर्रा है, ये जो होता है जम्मू कश्मीर को जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन है? बारालाचा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में किसका? नीत है, लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन है? नाथू और जेलेपा, जो नाथू सिक्किम में नाथू और जिलेपा दर्रा जो होता है ये भी जो होता है बृहद हिमालय में स्थित दिखाई देंगे। ठीक है, अन्य विशेषताओं की बात करें तो ग्लेशियर का स्थल है, ये ग्लेशियर स्थल जो होते हैं सियाचिन जिसे आप जानते हैं और बाल्तेरो ये महत्वपूर्ण घाटियाँ जम्मू कश्मीर घाटी में बसती हैं। महत्वपूर्ण घाटियाँ कश्मीर घाटी में है, जम्मू अर्थात कश्मीर घाटी में स्थित होती हैं। तो सियाचिन तो ये कहाँ पर? बृहद हिमालय में अर्थात हिमाद्री क्षेत्र में बसते हुए। ठीक है, तो आप याद कि इसकी विशेषताएं प्रमुख चोटियाँ, दर्रे और अन्य विशेषताओं को और संगठन किसका निर्माण हुआ बृहद हिमालय का, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। अब देखेंगे, चले आएंगे हम लोग लघु हिमालय की बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में, अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश में इसका संगठन क्या? तलछटी चट्टानें और ज्वालामुखी चट्टानों से जो होता है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तलछटी चट्टानें और ज्वालामुखी चट्टानों से यह निर्माण हुआ है लघु हिमालय। ये किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें 3005 से लेकर 4500 मीटर है। घाटियाँ जो होती ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। आप पता है कश्मीर है, कुल्लू घाटी और कांगड़ा ये जो होता है हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय पर है। ये हिल स्टेशन के लिए जो होता है प्रसिद्ध है। शिमला, मसूरी और धर्मशाला भी जो होता है हिमाचल प्रदेश में यहीं स्थित है। नोट करेंगे, लघु हिमालय अर्थात हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में स्थित है। कौन कौन है लघु हिमालय में? शिमला है, मसूरी है और धर्मशालाएँ हैं। ठीक है, नाग टिब्बा और महाभारत की श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित है। महाभारत की श्रेणियाँ किसमें? लघु हिमालय में। ये समीक्षा में पूछा गया है, समीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत की श्रेणियाँ कहाँ हैं? लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और गोलाघर यहाँ दर्रा, ये 3 दर्रे स्थित हैं। झेलम, ब्यास, चिनाब जैसी प्रमुख नदियाँ इसी से होकर गुजरती हैं। नोट करेंगे, झेलम नदी, ब्यास नदी और चिनाब जैसी नदियाँ हैं जो लघु हिमालय अर्थात हिमाचल प्रदेश से होकर के जो होता है गुजरती हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला चैप्टर जो अगला देखेंगे शिवालिक हिमालय की हम बात करते हैं। शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय कहा जाता है। ये मियो प्लेस्टोसीन रेत, बजरी और नदियों के द्वारा जमाए किए गए समूह हैं। ठीक है, प्लेस्टोसीन रेत से और बजरी और नदियों द्वारा जमाए गए जो होते समूह हैं। ठीक है, कौन सा? शिवालिक हिमालय। नोट करेंगे, शिवालिक हिमालय एक कम ऊंचाई वाली सीमा है, 900 से लेकर के 1100 मीटर है। इसकी प्रमुख विशेषता दून घाटी है, देहरादून और कोटली दून जो था मौसम जो होता धाराएँ हैं जिसे चोस कहा जाता है। मौसमी धाराएँ जिसे चोस कहा जाता है। नोट करेंगे, देहरादून और कोटली दून।
ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो होती है चांगबंगा है, चंगाबंगा नोट करेंगे, चांगाबांग नोट करेंगे, चांगाबांग है। ठीक है। नथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और जोजिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये सब जो होता है इसी शिवालिक हिमालय में स्थित है। ठीक है। शिवालिक हिमालय में स्थित है, वाह हिमालय में। महान और लघु हिमालय के बाद निर्मित हैं। इसमें समतल कागार और अपतटी चोटियाँ प्रमुख है। समतल कागार और अपतटी चोटियाँ भी जो होता है इसमें प्रमुख नोट कर लेंगे। तो ये 3 हिमालय के जो होता है नोट करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में पूछा गया, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखेंगे, ये तो आपका हुआ क्रम हुआ उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ले। अब क्रम देखेंगे हिमालय में, हिमालय का पूर्व से पश्चिम प्रभाग। पूर्व से पश्चिम की तरफ आइएगा, नोट करेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, नोट करिए पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब यहाँ पर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 2020 में भी पूछा गया और 2014 में भी पूछा गया, दोनों क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका। यूपीएससी में पूछा गया। देखिए, अब यूपीएससी और पीसीएस समीक्षा में कोई डिफरेंस नहीं रह गया ज़्यादा। ठीक है, आप लॉजिक और तर्क याद रखते हैं तो ये आप समीक्षा देंगे फैक्ट में। अगर आप लॉजिक फैक्ट और लॉजिक दोनों रखते हैं तो आप पीसीएस देंगे, और लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आप यूपीएससी देंगे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, लॉजिक और फैक्ट जो होता है यूपी पीसीएस में पूछता है, और फैक्ट ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आप कथन और कारण जो होता है फैक्ट पूछता है तो आप समीक्षा में पूछता है। तो कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल। नोट करेंगे, कश्मीर के उत्तर पश्चिम हिमालय में देखेंगे काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जास्कर श्रेणियाँ हैं और पीर पंजाल है। चोटी की बात करें K2 है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है कश्मीर घाटी में। फिर नंगा पर्वत है, फिर जो होता है गासर गुरुम है, फिर राकापोशी है। जोजिला, बनिहाल और यार्दुलिंग ला फोटुला, ये सब जो होते हैं दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं? कश्मीर की घाटी है जिसमें डल झील, बूलर झील, पैंगोंग झील, ये लद्दाख में स्थित है। नोट करेंगे, लद्दाख में स्थित है। डल, बूलर, पैंगोंग, ये लद्दाख में स्थित है। पैंगोंग झील देख रहे हैं ना। इसी झील में जो था, आप बताइएगा किस में जो था 3 इडियट फिल्म जो था फरमाई गई थी, इसी झील में था। अब बताइएगा। केसर की खेती के लिए करेवा का पठार है, करेवा का पठार यहीं पर है। बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर जो था नुब्रा घाटी के उत्तर में है। नुब्रा घाटी के बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में, कहाँ पर? कश्मीर अर्थात हिमालय, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। चांगपा जनजात जो होता है चांगपा में पाई जाती है, चांगतांग में पाई जाती है। यह एक ऊंचा पठार है जो लद्दाख शीत मरुस्थल में भी स्थित है। पश्मीना बकरियों के लिए पालते हैं लोग लद्दाख में, जिसकी उच्च कोट की ऊन प्राप्त होती है। इन्हें जो होता है अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, चांगपा को। ठीक है, इनके पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर, एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है वैष्णो देवी का मंदिर, हिमालय में, उत्तर पश्चिम हिमालय में। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर में। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे विशेषताएं। आगे चलेंगे। दूसरा, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल। ठीक है, उत्तराखंड हिमालय नोट करेंगे, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसको महान हिमालय, लघु हिमालय अर्थात धौलाधर, नाग टिब्बा, शिवालिक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो था कामेत, नंदा देवी पर्वत, केदारनाथ, त्रिशूल और बंदरपुष्प पर्वत श्रृंखलाएं में 2022 में यूपीएससी में पूछा गया। कामेत, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल और बंदरपुष्प। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल में। लिपुलेख और नीति दर्रे का बारालाचाला कहा जाता है। प्रसिद्ध घाटियाँ कौन है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, यहीं पर स्थित है। ठीक है, हिल स्टेशन शिमला और रानीखेत और मसूरी, ये भी जो होता है हिमालय में स्थित है, हिमाचल और उत्तराखंड में। तीर्थ स्थल जो होता है बद्रीनाथ और केदारनाथ भी जो होता है उत्तराखंड में स्थित दिखाई देंगे। नोट करेंगे। ठीक है, ये भी हिमालय के क्षेत्र में है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेपाल हिमालय की बात करेंगे। महाभारत श्रेणियाँ जो होती चूरिया श्रेणियाँ कहा जाता है। धौलागिरी और एवरेस्ट और अन्नपूर्णा और मकालू। ठीक है, यह जो है नेपाल में स्थित है। धौलागिरी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और मकालू कहाँ पर? नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में, महाभारत श्रेणियाँ में। किस श्रेणी में? महाभारत में या चूरिया श्रेणी में। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। दक्षिणी तलछटी के लिए जो होता है चाय बागान प्रसिद्ध होता है। ठीक है, चाय के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, आगे चलेंगे।
दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कंचनजंगा पर और महाभारत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, श्रेणियाँ कौन है? कंचनजंगा है और महाभारत है। कंचनजंगा जो होता है 8,586 मीटर है। इस पे जो होता है जेलेपा और नाथुला दर्रा है। ठीक है, 2 दर्रे हैं दार्जिलिंग में और सिक्किम में, जेलेपा और नाथुला दर्रा है। चाय के बागानों, नोट करें, चाय के बागान और आर्किड विविधता यहाँ लेप्चा जनजातियाँ निवास करती हैं। नोट करने, सिक्किम में कौन सी? लेप्चा जनजातियाँ निवास करती हैं। नोट कर लीजिएगा, सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय में लेप्चा जनजातियाँ। फिर जो होता है अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे, पटकाई भूम, नागा पर्वत, अबोर श्रेणियाँ स्थित है। नमचा बरवा या कांगटू है। ठीक है, 2023 में पूछा गया था यूपीएससी में। नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा या कांगटू। दीफू दर्रा स्थित यहाँ पर है। जनजातीय समूह की बात करेंगे तो मोनापा, अबोर, मिसमी और झूम कृषि यहाँ प्रचलित है। नोट करेंगे, मोनापा, अबोर, मिसमी या झूम कृषि यहाँ क्या है? प्रचलित है। नोट करेंगे, प्रचलित है। नोट करिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब चलते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत। नोट करेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत। नोट करिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत देखेंगे हम लोग। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत पर उपश्रेणी देखिए, पटकाई बूम। नोट करेंगे, पटकाई बूम ये घने वनों और कटी फटी पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। जैव विविधता के लिए जो होता महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए जो होता महत्वपूर्ण होती है। नागा पहाड़ियाँ ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। नागा पहाड़ियाँ आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। भारत और म्यांमार के बीच जो होता जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। आदिवासी समूहों द्वारा प्रचलित है। झूम कृषि किसके द्वारा? आदिवासी समूहों द्वारा प्रचलित है। मणिपुर की पहाड़ियाँ देखेंगे, तलछटी चट्टान और मिट्टी का जमाव होता है। नागा पहाड़ियों की दक्षिण की ओर विस्तृत है। किसे? नागा पहाड़ियों के दक्षिण की ओर जो होता है विस्तृत है। ये संकीर्ण घाटियाँ और मध्यम ऊंचाई की है। ठीक है, संकीर्ण घाटियाँ और मध्यम ऊंचाई की हैं। ठीक है, मीजो पहाड़ियाँ अर्थात लुसाई असंगठित तलछटी के चट्टानें जिसे मोलासिस बेसिन कहा जाता है। मीजो पहाड़ियाँ। ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। ठीक है, ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेन जैसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है प्रमुख चोटियों में। आदिवासी आबादी और झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है मीजो पहाड़ियाँ। ठीक है, मीजो पहाड़ियाँ नोट कर लेंगे। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है नोकरेक मेघालय पठार पर स्थित है, जो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 2000 यूपीएससी 2013 और 2023 में पूछा गया था। ठीक है, गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। देख लीजिएगा, दर्रे देख लीजिएगा, चाहे क्रम इधर से इधर पूछे, बोरजिल, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, रोहताक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछे कोई भी दर्रा तो आप बता दीजिएगा। काराकोरम, ठीक है, बारालाचा, सिपलिगला और माना दर्रा, नील दर्रा उत्तराखंड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इधर देखेंगे, मैप आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैप आप देख लीजिए, क्रम हमने लगा दिया, मैप आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या दर्रे स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय पर्वत की जो होता है पर्वतमालाओं में स्थित ग्लेशियर और हिमानी। नोट करेंगे, हिंदी डालेंगे। हिमालय पर्वत में प्रमुख ग्लेशियर हिमानी। सियाचिन देखेंगे, काराकोरम स्थान श्रेणी पर स्थित है। हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र जो दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है सियाचिन। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन। ठीक है, आगे देखें बियाफो और बाल्टोरो काराकोरम में जोता है। नोट करेंगे बलिस्तान शेख लद्दाख में। ठीक है, बलिस्तान क्षेत्र जो होता है लद्दाख में स्थित है। काराकोरम जो उत्तरी पाकिस्तान के गिलगिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र में सीगर नदी के में प्रवाहित होता है। सीगर नदी के प्रवाहित होता है। नोट करेंगे। चोगो लुंगपा काराकोरम श्रेणी में है। गिलगिस्तान और बलूचिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान। आगे चलेंगे, गंगोत्री उत्तराखंड में है। गंगोत्री उत्तराखंड से स्थान है। ठीक है, चौकम्बा नोट करेंगे, चौकम्बा चोटी की ऊंची से नीचे से निकलती है जिसे गोमुख नाम से जाना जाता है। रीमो जो होता है सियाचिन या लद्दाख क्षेत्र में है, ये श्योक नदी में गिरती है। हिसार जो होता है गिलगिस्तान और
गिलगिस्तान और जो होता है बाल्टिस्तान विश्व की सबसे लंबी हिम नदी प्रणाली, विश्व की सबसे लंबी हिम नदी प्रणाली है हिस्पार, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जेमू सिक्किम और नेपाल में है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तीस्ता नदी को जल प्रदान करता है। सोनपानी पूछा गया है। चंद्रा घाटी लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रे को पीर पंजाल श्रेणी के सबसे लंबा ग्लेशियर है। मिलम जो होता है उत्तराखंड में है, नोट करना। गोरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। कुमाऊं पहाड़ियों का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलन। रूपल जो होता है कश्मीर में स्थित है, बृहद हिमालय के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, गंगरी हिमाचल श्रेणी में स्थित है जो नूनकुन पहाड़ों में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, बारासिगरी नंदा घाटी लाहौल और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो चिनाब नदी का जल का स्रोत है। ठीक है, नंगा पर्वत कश्मीर में पाकिस्तान में है। ठीक है, डायमेर पहाड़ियों में स्थित है जिसे पहाड़ी का राजा कहा जाता है, नंगा पर्वत। पिंडारी जो होता है कुमाऊं पूछा गया, पिंडारी कुमाऊं और क्षेत्र उत्तराखंड में है जो पिंडारी नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चोंग कुमदान जो होता है काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में है जो संभावित अवरोध के कारण जो होता श्योक नदी से आपूर्ति करती है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलेंगे अब हम पढ़ेंगे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। भारत का उत्तरी मैदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेंगे, भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के द्वारा लाया गया। हमने पहले बताया सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियों के द्वारा जड़ोड़ निक्षेप से लगा। इन मैदानों की विशेषता है उपजाऊ जड़ोड़ मृदा है जिसकी समान ऊंचाई जो होता है 50 से 150 मीटर तक है। समुद्र में नदी जल जमाव के कारण जो होता है ये अत्यधिक लाभदायक माना जाता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान के विस्तृत प्रभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान के विस्तृत प्रभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चलेंगे विभाजन देखेंगे। पश्चिम भाग का पंजाब का मैदान, पश्चिमी भाग पर कौन, पश्चिम भाग के देखेंगे पंजाब का मैदान। दोआब अर्थात 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है दोआब। ठीक है, प्रभुत्व वाले जो होता है मैदान जो होता है पंजाब और हरियाणा स्थित है। ठीक है, पश्चिम भाग में क्या होते हैं, पंजाब के मैदान में कौन है, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसमें संबंधित नदियों का विस्तार है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, सिंधु नदी की प्रणाली सहायक नदियों के संचरण में उपजाऊ भूमि होता है, उपजाऊ कृषि भूमि यहाँ पाई जाती है। किसके, सिंधु नदी प्रणाली के सहायक नदियों के संचरण से बनी है ये उपजाऊ भूमि कहलाती है, पंजाब और हरियाणा दोआब। ठीक है, ये गहन कृषि के लिए जानी जाती है, गहन कृषि के लिए जो होता है जानी जाती है क्षेत्र पंजाब का मैदान। फिर इसके बाद जो होता है मध्य भाग में गंगा का मैदान आता है जो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत क्षेत्र है। इसमें कौन कौन, गंगा के मैदान में कौन कौन क्षेत्र आते हैं देखेंगे। गंगा के मैदान में हरियाणा आता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं गंगा के मैदान से। ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। अगर हम इसमें देखें तो गंगा उसकी सहायक नदियों में जो होता है रेतीली चट्टानों, गोखुर झीलों, मोड़ों और लटकती हुई धाराओं के साथ उपजाऊ मैदान का प्रभुत्व है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो होता है रेतीली चट्टानों, गोखुर झीलों और मोड़ों और लटकती हुई धाराओं के साथ उपजाऊ मैदान का प्रभुत्व है। हरियाणा और दिल्ली सिंध और गंगा प्रणालियों की बीच जो होता है जल विभाजक का कार्य करती हैं। नोट करेंगे, हरियाणा और दिल्ली जो होता है सिंध और गंगा प्रणालियों के जो होते बीच जो होता है जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, पूर्वी भाग अर्थात ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान ये असम में मुख्यतः पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन, असम में पाया जाता है, असम इसका विस्तृत क्षेत्र है। नदियों के किनारे रेतीले टीले समय समय पर आने पर बाढ़ की विशेषता है। मार्ग बदलने की जो होता है युक्त धाराएं डेल्टा का निर्माण होता है। मजुली जानने, मजुली विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जनसंख्या द्वीप है, नोट करेंगे। इसी पर जो होता है ब्रह्मपुत्र के मैदान से द्वारा निर्मित ही है। ठीक है, असम में स्थित है मजुली द्वीप, नोट कर लेंगे। मजुली ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जनसंख्या द्वीप है मजुली, नोट कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र बंगाल में प्रवेश करने से पहले धुबरी अर्थात असम में तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो था बंगाल में प्रवेश करने से पहले
असम में अर्थात धुबरी क्षेत्र में तेजी से दक्षिण की ओर करती है, मुड़ती हुई दिखाई देती है। नोट करेंगे। डेल्टा की विशेषताएं बात करेंगे। ठीक है, इस नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनते हैं, इन नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनते हैं। चलिए देखेंगे विशेषताएं। सुंदरबन की डेल्टा की बात करें हम, सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जैव विविधता से समृद्ध है सुंदरबन डेल्टा। नोट करेंगे, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, जो जैव विविधता की निर्मित होती है। ठीक है, नोट कर लिए। उत्तरी पर्वतीय देख रहे हैं, पाकिस्तान, राजस्थान का मैदान है, पंजाब, ऊपरी कच्છી गंगा का मैदान है। नोट कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर जो होता है नेपाल है, भूटान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा के भिन्न भिन्न मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न मैदान पाए जाते हैं, गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्य गंगा का। ठीक है, ये सारे मैदान आपको दिखाई देंगे मैप में, देख लीजिए। चलेंगे उत्तरी मैदान, नोट करेंगे। उत्तरी मैदान से उत्तर से दक्षिण का विभाजन। ठीक है, मैदान समांतर में देखेंगे, 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर से दक्षिण विभाजन, उत्तर दक्षिण विभाजन। पहला है भाबर का क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संकीर्ण पट्टी है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है, शिवालिक ढलानों पर जो होता है समांतर स्थित है, जहाँ नदियों के पहाड़ों पर उतरने के बाद चट्टानें पत्थर जमा करती हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र। छिद्रपूर्ण क्षेत्र धाराएं हैं जो लुप्त हो जाती हैं, मोटे पदार्थ का निक्षेपण करती है, और शिवालिक के आधार पर, किस पर? शिवालिक के आधार पर। नोट करेंगे, शिवालिक के आधार पर। दूसरा जो होता है तराई क्षेत्र है, ये आर्द्र और दलदली और कीचड़ युक्त भूमि, जहाँ धाराएं और नदियाँ बिना किसी अस्पष्ट धाराओं से पुनः प्रकट होती हैं। अस्पष्ट धाराओं से होता नदियाँ बिना किसी पुनः प्रकट होती हैं। सघन वन पाया जाता है, जैव विविधता का समृद्ध है। तराई क्षेत्र सघन वन है और जैव विविधता से समृद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का इसी क्षेत्र में स्थित है, तराई क्षेत्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो था उत्तर प्रदेश का इसी क्षेत्र में स्थित है। नोट कर लेंगे। जलोढ़ का मैदान बांगर और खादर कहलाता है। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें रेतीली चट्टानें, गोखुर झीलें, ठीक है, घुमावदार मोड़ वाली धाराएं शामिल हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान बांगर और खादर, इसमें जो होता है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ दिखाई देगा। ये रेतीले होते हैं, रेतीले चट्टान से, गोखुर झीले से, घुमावदार मोड़ वाली धाराएं इसमें शामिल होती हैं। इसमें 2 भागों में बांटा होता है, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ निक्षेप प्रकृति में कैल्शियम युक्त जो होता है कांकर पाए जाते हैं, वो बांगर कहलाते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्र में नवीन जलोढ़ निक्षेप जो होता है अधिक उपजाऊ और नियमित रूप से नवीनीकृत होते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। बांगर और खादर ये दोनों बहुत पूछा जाता है, दोनों बहुत पूछा जाता है। दोआब 2 नदियों के बीच की भूमि महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र होता है। 2 नदियों के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र, दोआब क्षेत्र है, महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नोट करेंगे। आगे देखेंगे प्रमुख भौगोलिक विस्तार, इसकी आकृति देखेंगे, भौगोलिक विशेषताएं इसकी नोट करेंगे। विशेषताएं देखेंगे, प्रमुख आकृतियाँ रेत के टीले, गोखुर झीलें, घुमावदार धाराएं और नदी द्वीप स्थित हैं। ठीक है, मजुली द्वीप जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है। दोआब जो होता है 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि जो कृषि के लिए आवश्यक होता है। ये प्रमुख इसकी विशेषताएं होती हैं। अब देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार में जो होता है, यहाँ पर पठारों को देख लीजिएंगे। पहले पठार देख लीजिए कौन कौन से प्रायद्वीपीय हैं। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभाग कौन कौन है? दक्कन का पठार और उच्च भूमि की पठार और पूर्वोत्तर का पठार। 3 पठार देखना आपको। पहले हम देख लेते हैं दक्कन का पठार। सीमा और विस्तार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियों के उत्तर में स्थित दिखाई देंगे दक्कन का पठार। उप विभाजन देखेंगे, सतपुड़ा श्रेणी महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक धारवाड़ पठार, तेलंगाना पठार है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे अत्यधिक अनाच्छादित और कटे हुए पठार पाए जाते हैं। अत्यधिक अनाच्छादित और कटे हुए पठार पाए जाते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि अरावली पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला पश्चिम की ओर है, विंध्य पर्वतमाला दक्षिण की ओर, राजमाल पहाड़ियाँ पूर्व की ओर। नोट करेंगे, अरावली पर्वतमाला पश्चिम की तरफ है,
विंध्य पर्वतमालाएं दक्षिण की तरफ हैं और राजमाल पहाड़ियाँ किधर है, पूर्व की तरफ है। नोट करेंगे, राजमाल पहाड़ियाँ पूर्व की तरफ हैं, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई इसकी देखेंगे 7 से 1000 मीटर है, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर ढलान मुक्त युक्त है। पठार कौन है, बुंदेलखंड का पठार आता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि बघेलखंड का आता है, मालवा का पठार आता है। नदियाँ इसमें कौन है मध्यवर्ती उच्च भूमि, चंबल, सिंध, केन, बेतवा और बनास। नोट करेंगे, ये सभी अरावली पर्वत, विश्व पर्वत और दक्षिण में राजमाल पहाड़ियों की है विशेषताएं मध्य उच्च भूमि में। फिर पूर्वोत्तर पठार में आ जाएंगे। पूर्वोत्तर पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये मध्यवर्ती नदियाँ, ठीक है। ये नदियाँ जो होती हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर पठार से, प्रायद्वीपीय पठार के मेघालय और पूर्वी आंगलोंग का पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ विस्तारित है। नोट करेंगे, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ विभाजित होती हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर पठार 3 पठार में 3 भागों में विभाजित हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम और खनिज के लिए भरपूर होती हैं। चेरापूंजी यहाँ पर स्थान है जो भारी वर्षा के कारण अत्यधिक कटाव और सतही चट्टानें प्रतीत होती है। भारी वर्षा के कारण अत्यधिक कटाव और सतही चट्टानें प्रतीत होती, कहाँ पर, चेरापूंजी में। नोट करेंगे, चेरापूंजी, ठीक है। ये तीनों पठार जो होता है याद रखिएगा, दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार और पूर्वोत्तर का पठार। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग की विशेषताएं क्या है। दक्कन का पठार, ये पठार पश्चिम और पूर्वी घाट सतपुड़ा महाल पर्वत से घिरा है। नोट करेंगे, सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार जो होता है पश्चिम और पूर्वी घाट तथा सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। यह मैकाल पर्वत और महादेव पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें मैकाल पर्वत और महादेव पहाड़ियाँ शामिल हैं दक्कन के पठार पे। मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली पर्वतमाला है, सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है। साबरमती, लूनी और बनास जैसी नदियाँ क्षेत्र हैं, ठीक है। अरावली पर्वतमाला में साबरमती, लूनी और बनास जैसी नदियाँ का क्षेत्र है। विंध्य श्रेणी, ये गुजरात से बिहार तक जो होता है, ये गुजरात से बिहार तक फैला हुआ ब्लॉक पर्वत है। इसमें क्या है, विंध्य श्रेणी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी यमुना की सहायक नदियों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसके बाद जो होता है मालवा का पठार जो होते हैं, देखेंगे मालवा का पठार, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रमुख भाग है जिसमें ऐतिहासिक रूप से खानदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मालवा का पठार ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, प्रमुख भूमि है जो ऐतिहासिक रूप से खानदेश के नाम से जाना जाता है, खानदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर का पठार, पूर्वोत्तर का पठार देखेंगे, पूर्वोत्तर का पठार कई दफ़े पूछा, 2014 में, ठीक है, 2013 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। पूर्वोत्तर का पठार देखेंगे, हिमालय के उत्थान के दौरान भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण निर्मित राजमाल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच गैप का निर्माण हुआ है। नोट करेंगे, हिमालय के उत्थान के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण, किधर, उत्तर पूर्व की गति के कारण निर्मित राजमाल पहाड़ियाँ मेघालय के पठार के बीच मालदा गैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। मेघालय एक हिस्सा है, मेघालय का एक हिस्सा है चेरापूंजी जो अत्यधिक मानसूनी कटाव के कारण नम चट्टानों की विशेषता रखता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है जो नोकरेक मेघालय पर स्थित है। ये गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। नोट कर लेंगे नोकरेक, ठीक है, मेघालय में है। नोट करेंगे, मेघालय में पठार। चलिए देख लीजिए पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का है, छोटा नागपुर का है, शिलांग का पठार है, ठीक है, दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार है और तेलंगाना का पठार है। नोट करिए, आगे चलेंगे। भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय मरुस्थल। तो इसमें देखेंगे हम लोग भारतीय मरुस्थल में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है एक मरुस्थल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अनुदैर्घ्य टीले हैं, बरखानों और रेतीली मैदानों के साथ जो होता है लहरदार आकृतियाँ हैं। बरखान अर्धचंद्राकार टीला है। बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, ठीक है। यहाँ औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा जो होती है 150 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से कम होती है।
मेसोजोइक नोट करेंगे, मेसोजोइक युग के दौरान ये जलमग्न क्षेत्र था, जिसके प्रमाण आकलवुड फासिल पार्क में लकड़ी के जीवाश्म और जैसलमेर के पास जो था ब्रह्मसर के निकट समुद्री निक्षेप में पाए गए हैं। ठीक है, और मानता है 108 मिलियन वर्ष पुराना है, 108 मिलियन वर्ष पुराना है ये अरावली। ठीक है, नोट करेंगे, आकलवुड फासिल पार्क जो था भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। आकलवुड फासिल पार्क ये क्या है, नोट करेंगे, आकलवुड फासिल पार्क भारत का एक भूवैज्ञानिक अर्थात स्मारक है जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अंतर्निहित चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है। प्रमुख मरुस्थलीय विशेषताओं में ये छत्रक अर्थात चट्टानें, अस्थायी बालू का टिब्बा और मरुद्यान अर्थात मुख्य रूप से दक्षिण भाग में शामिल है। ठीक है, दक्षिण भाग में शामिल है। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियां अल्पकालिक हैं। लूनी नदी के इसी क्षेत्र में सबसे बड़ा नदी है। नोट करेंगे, इस क्षेत्र में अधिकांश नदियां क्या अल्पकालिक हैं। लूनी नदी जो होता है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नोट करेंगे, नदी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुछ जो होता धाराएं, नोट करेंगे, कुछ रेत में जो होता कुछ धाराएं रेत में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, झीलों प्लाया से मिलकर अंतर्देशीय जल निकासी प्रदर्शित करती हैं। झीलों को प्लाया में खारा पानी होता है जो नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत होता है। झीलों में जो होता है, झीलों और प्लाया में खारा पानी होता है जो नमक उत्पादन के लिए जो होता है प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, प्रमुख स्रोत होता है भारतीय मरुस्थल में। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2014 में पूछा गया, फिर नीचे 2017 में पूछा गया। पश्चिमी घाट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो होता है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। नोट करेंगे, पश्चिमी घाट का नाम अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमेमम पहाड़ियाँ कहा जाता है। केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमेमम पहाड़ियाँ, ये मिलान करने के लिए दिया था 2014 में। ठीक है, नोट कर लेंगे। अत्यधिक ऊंचाई अर्थात औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। पूर्वी घाट की तुलना में अधिक समांतर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है ये पश्चिमी घाट। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, विस्तारित है। पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां कौन कौन हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियां होती हैं। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदियाँ पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, प्रमुख चोटियाँ देखेंगे कौन सी इसमें प्रमुख चोटियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियों पर अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पर्वत पठार की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन? अनाईमुडी। नीलगिरी पहाड़ियों पर दोर्दो बेट्टा जिसकी ऊंचाई जो होता है 2637 मीटर है। ठीक है, पहले अनाईमुडी है, फिर नीलगिरी पहाड़ियों पर दोर्दो बेट्टा है। नोट करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोर्दो बेट्टा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहले अनाईमुडी है। ठीक है, हिल स्टेशन ऊंटी जिसे कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। मन्नार अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कोनाई कनाल पलानी पहाड़ियाँ। नोट करेंगे। हिल स्टेशन जो था ऊंटी जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है। मन्नार अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। ठीक है, कोनाई कनाल पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। पश्चिम घाट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट नदियों के कटाव के कारण असतत और निचली पहाड़ियों से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, नदियों के कटाव के कारण असतत और निचली पहाड़ियों से निर्मित क्षेत्र है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में विस्तारित है। कहाँ? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित है। कौन सा? पूर्वी घाट। नोट करेंगे, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट विस्तारित है। ठीक है, पहाड़ी श्रृंखलाएं की बात करते हैं इसमें तो उत्तर से दक्षिण क्रम बता रहे हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उड़ीसा के पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। उड़ीसा के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ श्री सेलम मंदिर में स्थित है। यूपीएससी 2015 में पूछा गया।
ठीक है, यूपीएससी 2015 में। नल्लामलाई जो था श्रीशैलम मंदिर में स्थित है। बेलिकोंडा और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलिकोंडा और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ, शेषराय पहाड़ियाँ, ठीक है, पंचमलाई पहाड़ियाँ, सिरुमलाई पहाड़ियाँ डिंडीगुल जिले के में स्थित हैं और पूर्वी घाट की अंतिम श्रृंखला पूर्व श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, डिंडीगुल जिले में। पूर्वी और पश्चिम घाट का मिलन जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। नोट करेंगे, पूर्वी और पश्चिम घाट का जो मिलन है, ठीक है, मिलन स्थान कौन है? नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिम घाट आकर के मिल जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ बिंद और सतपुड़ा की श्रेणी में संक्षिप्त मिलन स्तर पर स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ बिंद और सतपुड़ा, नोट करेंगे, बिंद और सतपुड़ा की श्रेणियों में संक्षिप्त मिलन स्थल पर स्थित है। बीलगिरी रंगन पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। सेचालम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का हिस्सा है। सेचालम पहाड़ियाँ क्या है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का हिस्सा है। यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच महत्वपूर्ण स्थान स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर? पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच महत्वपूर्ण स्थान स्थित। 2017 में पूछा गया, 2017 में। अब देखेंगे तटीय मैदान, नोट करेंगे तटीय मैदान, हेडिंग आ रही है तटीय मैदान। भारत की विस्तृत तट रेखा को मुख्यतः दो क्षेत्रों में हम विभाजित करके देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। दो मैदान देखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पहले हम चर्चा करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, यह मैदान जलमग्न तटीय मैदान है जिसके कारण संकीर्ण मिट्टी पट्टी और यहाँ पर बंदरगाह विकास के लिए अनुकूलन प्राकृतिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, देखेंगे पश्चिम तटीय मैदान में, देख रहे हैं काठियावाड़ का तट, कोंकण तट देख लेंगे, कोंकण तट, ठीक है, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में। ठीक है, या तो फिर इधर से लग सकता है, ठीक है, उत्कल तट, आंध्र प्रदेश आंध्र तट और कोरोमंडल तट। चाहे इधर से इधर घूमिए, चाहे इधर से इधर घूमिएगा, जो भी एग्जाम में पूछेगा आप उसे बताइएगा। ठीक है, तट चलेंगे। विभाजन की बात करें, कच्छ और काठियावाड़ तट जिसे गुजरात में स्थित है, नोट करिए, कच्छ और काठियावाड़ तट कहाँ? गुजरात में स्थित है। कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है। गोवा तट कर्नाटक में स्थित है। मालाबार तट केरल में स्थित है। मैप ले लीजिएगा, मैप ले लीजिएगा, इसको इसी तरह भरने की कोशिश करिएगा, मैप ले लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन द्वारिका शहर जलमग्न हो गया। ठीक है, पश्चिम तट पर स्थित था कौन? द्वारिका शहर जो जलमग्न हो गया। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित था, नोट करेंगे, द्वारिका शहर जो जलमग्न हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नौशेवा, मार्मोगांव, मंगलौर और कोचीन, ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तटीय मैदान के बीच में संकीर्ण और उत्तर दक्षिण की ओर चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान बीच में संकीर्ण है, नोट करेंगे, बीच में क्या है? संकीर्ण है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? चौड़ा है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, नोट करेंगे, यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट जो था मछली पकड़ने, पर्यटक के लिए उपयोग किए जाने वाले कायल अर्थात बैक वाटर के लिए जाना जाता है। मालाबार तट जो था मछली पकड़ने और पर्यटन के उपयोग में किए जाने वाले कायल अर्थात बैक वाटर के लिए जाना जाता है, नोट करेंगे, बैक वाटर कायल। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी जो होता है, नोट करेंगे, नेहरू ट्रॉफी बल्लम कली नाव दौड़, बल्लम कली क्या होता है? नाव दौड़, केरल के पुरमादा कायल में आयोजित की जाती है। केरल के पुरमादा कायल में आयोजित की जाती है, नोट करेंगे, केरल के पुरमादा कायल में आयोजित की जाती है नेहरू ट्रॉफी। बल्लाल, नोट करेंगे, बल्लाम कली नाव दौड़ होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। पूर्वी तटीय मैदान, हेडिंग पश्चिमी हो गया, पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान उभरे हुए तट हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी मैदान की तुलना में जो थोड़ा अधिक चौड़ा है। उत्तर भाग में उत्तरी मैदान है, दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट है। उत्तर भाग में उत्तरी मैदान है और दक्षिण भाग में जो था कोरोमंडल तट है। नदियाँ सुविकसित डेल्टा महानदी बनाती हैं। सुविकसित डेल्टा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा में पाए जाते हैं। नदियों के सुविकसित डेल्टा में कौन कौन है?
महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है। चिल्का झील नोट करेंगे। चिल्का झील उड़ीसा में पूर्वी तट के साथ महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में पूर्वी तट के साथ महानदी नोट करें, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। इसकी उभरती हुई प्रकृति के कारण इस तट पर बंदरगाह और हार्बर कम है। ये प्रायद्वीपीय शेल्फ समुद्र से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो बंदरगाह विकास के लिए एक चुनौती है। जो बंदरगाह के विकास के लिए क्या है, एक चुनौती है। नोट कर लेना, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे द्वीप समूह। चलिए द्वीप समूह की चर्चा करते हैं। द्वीप समूह की चर्चा करते हैं। द्वीप समूह से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में भी। चलिए, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। नोट करेंगे, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर देखेंगे हम लोग। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में देखेंगे, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में ये लगभग 572 द्वीपों के छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। इस पूरे समूह को उत्तर में अंडमान, ठीक, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बटा हुआ भाग दिखाई देगा। उत्तर में क्या है, अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में जो होता है निकोबार द्वीप समूह में जो होता है बटा हुआ दिखाई देगा। देखिए दक्षिण में। ठीक है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। चलेंगे द्वीप समूह की बात करेंगे। लक्षद्वीप जो कोरल द्वीप कहलाता है, 9 डिग्री चैनल से जो होता है मिनी काय को कोरल द्वीप से अलग करता है। ठीक है। लक्षद्वीप और मिनी काय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनी काय को मालदीव जो होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करता है। नोट करेंगे, लक्षद्वीप को कोरल द्वीप है, ये भी कोरल द्वीप है। 8-9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनी काय को अलग करता है, मिनी काय से मालदीव को जो होता है 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान में नारकोंडम द्वीप है, जो विलुप्त ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। उत्तरी अंडमान में कौन है, नारकोंडम द्वीप, जो विलुप्त ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित। और मध्य अंडमान में देखेंगे बैरन द्वीप है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। ये विलुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और दक्षिणी अंडमान में अगर आप देखेंगे, दक्षिणी अंडमान में डंकन दर्रा लिटिल अंडमान कहा जाता है। ठीक है। और निकोबार अर्थात इंदिरा पॉइंट, ठीक है, डंकन दर्रा और इंदिरा पॉइंट, निकोबार, लिटिल अंडमान निकोबार को जो होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। नोट करेंगे, लिटिल अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे चलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण द्वीप में जो होता है रीची द्वीप समूह और लेब्रिंथ द्वीप है। ठीक है। अन्य महाद्वीप में रीची द्वीप समूह और लेब्रिंथ द्वीप हैं। पूर्व में अंडमान सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में जो होता है अंडमान सागर है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह द्वीप एक ऊंची समुद्री पर्वत की कटाव है, जिसमें कुछ छोटे द्वीप ज्वालामुखी भी होते हैं। ठीक है। विशेषता क्या है, बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। ठीक है। पर्वत चोटियाँ और सैडल पीक की बात करें। पर्वत चोटियाँ, सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत चोटियों में सैडल पीक जो होता है उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। माउंट दियाबोलो ये 515 मीटर मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब 460 मीटर दक्षिणी अंडमान में। माउंट थ्विलर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में, 642 मीटर ग्रेट निकोबार में। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में कोरल निक्षेप में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में कोरल जो होता है निक्षेप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तित नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिवर्तित नाम द्वीप में रास द्वीप का नाम रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नोट करेंगे, रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। हैवलाक नोट करेंगे, हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है। ठीक है। इन प्रांतों में संवहनी वर्षा होती है, जो भूमध्य रेखीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है। इन द्वीप में संवहनी वर्षा होती है, जो भूमध्य रेखीय क्या कहती है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नोट करेंगे, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला है अरब सागर द्वीप। अगला है अरब सागर द्वीप। नोट करेंगे, अरब सागर द्वीप
इसमें लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप शामिल हैं। अरब सागर द्वीप में लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप शामिल हैं, जो 8 डिग्री नॉर्थ से 42 डिग्री नॉर्थ और 17 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। संपूर्ण समूह केवल निक्षेपों से निर्मित है, जो केरल के तट पर स्थित है। नोट करेंगे, संपूर्ण जो होता है समूह केरल कोरल निक्षेप से निर्मित है, जो केरल के तट पर स्थित है। ठीक है, पहले लक्षद्वीप मिनीकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप किसका नाम? मिनीकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। मिनीकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। नोट करेंगे, मिनीकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। अन्य द्वीप में इसमें कौन कौन है? अमीनी द्वीप है और कन्नौर द्वीप है। नोट करेंगे, अन्य द्वीप में यहाँ पाया जाता है लक्षद्वीप में कन्नानौर और अमीनी द्वीप है। पूर्वी समुद्र तट पर जो था कंकड़ पत्थर, विसर्पी झाचन, गुलासमिकाएँ और गुलासमाली तूफान समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र तट है। ठीक है, आगे देखेंगे। 9 डिग्री मिनीकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप को अलग करता है। डंकन पास ग्रेट निकोबार लिटिल अंडमान को अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमद्रा द्वीप अर्थात इंडोनेशिया को अलग करता है। नोट करेंगे, इंडोनेशिया को अलग करता है। राज्य से संबंधित कथन पहचानेंगे। भारत के एक राज्य निम्नलिखित में से विशेषताएं। यह उत्तरी भाग शुष्क अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। ठीक है, नकदी फसलों के लिए, खाद्यान्न के लिए फसलों उपज में अधिक है। गुजरात है। वो कौन सा राज्य? गुजरात। 2011 में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 2 महत्वपूर्ण नदियाँ, जिसका उद्गम झारखंड में है, जिसे उड़ीसा से अलग के नाम जाना जाता है। उड़ीसा में एक अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा, जिसका उद्गम उड़ीसा में है, समुद्र में बहने वाली बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही दूर पर एक स्थान में विलीन हो जाती है। ये वन्यजीव और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये संरक्षित क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है? भीतरकनिका। क्या कहा जाता? भीतरकनिका। ठीक है, 2011 में पूछा गया। भारत एक विशेष राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका 80% अधिक वन आच्छादित है। इसके वन आवरण में 12% अधिक संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। 80% से अधिक वन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 12% अधिक संरक्षित है अरुणाचल प्रदेश। 2012 में पूछा गया। भारत के एक विशेष क्षेत्र जो स्थानीय लोग जीवित पेड़ों को प्रयोग कर नदियों का अपना मजबूत पुल बनाने के लिए करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुल मजबूत होते जाते हैं। ये जीवित जल पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। नोट करेंगे, कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के किसी एक स्थान पर यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र में देखें तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी का तट कुछ किलोमीटर पीछे हट जाता है और दिन में 2 बार किनारे जो होता है आपस आता जाता है, वापस आ जाता है। आप वास्तव में पानी के उतरने में समुद्र के तल पर चल सकते हैं। ये अनोखी घटनाएं कहाँ मिलती है देखने को? तो चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा में मिलती है। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में। तो चैप्टर 1 आज चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ज्योग्राफी पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और अब आपको जो होता है क्या करना होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस आप एक सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। ठीक है, अगर नए नहीं हैं, आप हमारे पुराने साथी हो चुके हैं, तो आप जाकर कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिएगा और आप क्या करिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो होता है शेयर करिए, लोगों को हमसे जुड़िए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और अच्छे अच्छे मैटर आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।